हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम क्लास 7th के लिए मैथ्स की वीडियो भी लेके आइए। तो आज आपके डिमांड पे आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स को भी, और उसकी ये बिल्कुल पहली वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी आप बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाओगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारे 5th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी, क्योंकि काफी बच्चों को ये चैप्टर का डिफिकल्ट लगता है। तो आज इसी चैप्टर से हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि वो मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है, या जिन्हें मैथ्स का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, उनके लिए क्या बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड अगर आप ऑलरेडी मैथ्स में बहुत अच्छे हो तो आपके क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास तीन चीजें आती हैं, एक होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट और एक होता है रे। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है देखो। जब भी हमने क्या करना, नॉर्मली हम बोलते हैं कि लाइन क्या है, ऐसे मैंने क्या कोई भी ऐसे ड्रॉ कर दी तो आप बोलोगे ये लाइन है। लेकिन मैथ्स के अंदर हमने क्या हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से देखना है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं क्या करूं, इस तरीके से मैंने क्या करा, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इस लाइन के दोनों साइड इस तरीके से एरो लगा दूं, अब एरो का मतलब क्या होता है कि आप इसको क्या, जहां पे भी एरो लगा लाइन के साथ, दैट मींस उसको क्या उस साइड बढ़ाया जा सकता है। यानी कि बच्चों इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जो लाइन है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसको क्या इस साइड से भी जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है और इस साइड से भी जितना मर्जी क्या एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। सो लाइन का मतलब क्या हुआ, इसके पास क्या होता है, नो एंड पॉइंट्स। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप बता नहीं सकते कि लाइन सिर्फ इतनी है। लाइन के दोनों साइड हमेशा आपको एरो दिखेंगे और उनको दोनों साइड के अंदर क्या एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। अब देखो जो सेगमेंट वर्ड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्ट, यानी कि हिस्सा। अब देखो जब भी हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज के हिस्से की बात करते हैं कि इतने हिस्से की बात करूं, तो आपको पता है दो पॉइंट आपके फिक्स होंगे कि यहां से लेके यहां तक के पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि जब भी हम लोग सेगमेंट या पार्ट की बात करेंगे तो उसमें हमेशा क्या होता है, दो एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। अब जैसे कि अगर मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने ड्रॉ करी एक लाइन। अगर मैंने क्या किया, इसके इतने इतने पार्ट की बात करनी है, तो मैं कहूंगी कि यहां से लेके इस वाले हिस्से की मैं बात कर रही हूं। तो दैट मींस अब ये वाली जो चीज है, अगर मैं इसको नेम दे दूं, यहां पे मैं पी नेम दे दूं इसको और इस पॉइंट को क्यू दे दूं, तो ये जो बच्चों पी क्यू है, ये हमारी अब क्या है, लाइन सेगमेंट। तो इतने हिस्से को हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट, और बाकी ये पूरी क्या है हमारी लाइन। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके पास क्या होते हैं, बोथ एंड पॉइंट्स। इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रे। अब रे क्या चीज होती है, रे के अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां से ड्रॉ किया, नॉर्मली क्या होता है, रे के अंदर एक पॉइंट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि इसको एक साइड से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अदर एंड से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो एक साइड इसके एरो लगी होती है। तो अगर आपको ऐसी लाइन दिखाई दे रही है जिसके एक पॉइंट पे क्या डॉट लगी है, यानी कि उसका जो पॉइंट है वो फिक्स है, लेकिन एक साइड पे एरो लगी है, एरो वाली साइड का मतलब उसको सिर्फ एक साइड से ही एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसको मैं इस साइड से अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। क्लियर हो गया। तो ये तीनों के अंदर मेन डिफरेंस है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, वन एंड पॉइंट। तो इसके पास सिर्फ क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, फिर से एक बार तो मैंने बता दिया, लेकिन मुझे पता है कि बाद में कंफ्यूजन डेफिनेटली क्रिएट होती है। नहीं याद रहता कि किसके पास कितने एंड पॉइंट्स थे, किसी के पास एक था, दो था, किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो इसको कैसे याद करोगे, इसको इजीली आप याद ऐसे कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात आती है लाइन की। जब हम लाइन लिखते हैं ना, तो इसके एंड में आता है एन ई। अब एन का मतलब क्या है, नो, और ई का मतलब क्या है, एंड। यानी कि लाइन तो खुद बता रही है कि मेरे पास क्या है, नो एंड पॉइंट्स। अब पॉइंट्स की तो बात कर रहे हैं ना, तो नो एंड आपको पता चल गया, दैट मींस पॉइंट्स है। तो लाइन के पास क्या होता है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो वहां से आप इस चीज को याद कर सकते हो। दूसरी बात, लाइन सेगमेंट और रे की बात रहेगी। अगर इन दोनों में क्लियर करना है कि किसके पास एक एंड पॉइंट और किसके पास दोनों है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो। पहली चीज तो सिंपल ही है कि अगर आपको सेगमेंट वर्ड का मीनिंग ही याद है कि सेगमेंट का मतलब ही पार्ट है, तो पार्ट जब भी आप किसी के हिस्से की बात करोगे तो आप डेफिनेटली आपको पता होगा यहां से लेके यहां तक, यानी कि दोनों चीजें फिक्स है, तो भी आपको याद आ सकता है कि दोनों एंड पॉइंट इसमें फिक्स होते हैं।
लेकिन अगर आपको मान लीजिए सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद है, फिर आप दूसरा देसी जुगाड़ लगा के आप याद कर सकते हो। कैसे करोगे? आप ऐसे सोचो, लाइन क्या है? एक वर्ड है, सेगमेंट हमारा दूसरा वर्ड है। तो लाइन सेगमेंट के अंदर कितने वर्ड है? 2 वर्ड है ना। तो जिसके अंदर 2 वर्ड है उसके अंदर एंड पॉइंट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। बोथ यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स है। और रे जो है वो क्या, एक अकेला वर्ड है, तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा? एक ही एंड पॉइंट होएगा। तो इस तरीके से इन दोनों के अंदर भी कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हो। उसके बाद बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका? एंगल्स का। कि एंगल्स क्या होते हैं? 6th क्लास के अंदर डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा एंगल्स के बारे में। तो देखो एंगल क्या होते हैं, जब भी हमारे पास क्या होता है, या तो कोई 2 लाइंस, ठीक है, या तो लाइंस एक दूसरे को क्या करते हैं? मीट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को कट करती हैं। जैसे कि मैंने यहां पे बनाया है, तो आप देख सकते हो यहां पे, या फिर क्या होते हैं? 2 लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट का मैंने आपको बताया था जिसके पास दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहला बनाया है, तो आप देखो इसका क्या है, ना तो यहाँ पे एरो लगे, किसी साइड पे भी एरो नहीं लगी है। तो दैट मीन्स बच्चों जो हमारी ए बी है, ये हमारी क्या है? एक लाइन सेगमेंट। बी सी जो है वो भी हमारी क्या है? एक लाइन सेगमेंट। अब ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट दोनों जो है वो इस पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पे आके मिलती है। जिस पॉइंट पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिलेंगी वहीं पे हमारा बच्चों क्या बनता है? जो एंगल है वो बनता है। तो ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे बनाया, ये हमारा क्या हो गया? एंगल। ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये बनेगा उसी को हम नाम देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एंगल बी। क्लियर हुआ? इसी तरीके से यहां पे तो था 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रही थी, 2 लाइंस भी हो सकती हैं, 2 लाइंस भी मीट कर सकती हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बनाई है। तो आप देख सकते हो पी क्यू दोनों साइड क्या एरो दिख रही है, तो दैट मींस इसके पास क्या? नो एंड पॉइंट्स, दैट मीन इट इज अ लाइन। सो पी क्यू इज अ लाइन एंड आर एस इज ऑल्सो अ लाइन। दोनों क्या कर रही है? मीट कर रही है, यानी कि कहां मिल रही है? आप देख रहे हो इस पॉइंट पे मिल रही है। जिस पॉइंट पे मिलेगी बच्चों उसी पॉइंट पे क्या बनते हैं? जो एंगल है वो बनते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? आप देखो यहां पे मीट कर रही है, तो यहां पे भी एक एंगल बनेगा, यहां पे भी एक एंगल बनेगा, यहां भी बनेगा और यहां पे भी बनेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो एंगल्स है वो बनते हैं, कहां बनते हैं? जहां पे 2 लाइंस या फिर 2 लाइन सेगमेंट क्या करते हैं? एक दूसरे को मीट करती हैं। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास क्या होता है? जो एंगल्स है उसको हम लोग क्या है? रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से सिंबल को यूज करते हैं। जैसे हम एल लिखते हैं ना, एल की ऊपर वाली जो डंडी होती है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो वो हमारा क्या बन जाए? एल एंगल का सिंबल बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैंने यहां पे लिखना है एंगल बी, तो इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकती हूँ? एंगल बी को इस तरीके से, एंगल और साथ में लिख देंगे बी। तो ये पूरा एंगल लिखने की बजाय आप सीधा लिख दो तो ये बन जाएगा हमारा एंगल बी। क्लियर हो गया? अब एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बच्चों देखो एक ही एंगल बन रहा था, मैंने सीधा लिख दिया एंगल बी। अगर मैं बोल रही हूँ एंगल बी तो आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ इस एंगल की बात हो रही है। नॉर्मली एंगल को इस तरीके से राउंड करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा कर्व में दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बात करी, मैं सपोज करूं मैंने जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, मैंने उस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। अब मैं इस पॉइंट को ओ कह रही हूं, तो अगर मैंने बोला कि एंगल ओ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस एंगल ओ की बात कर रही हूं? ये भी एंगल ओ है, अगर मैं इसको नाम दूं, ये भी एंगल ओ है, ये भी एंगल ओ है, ये भी एंगल ओ है और ये भी एंगल ओ है। तो हमें नहीं पता कि कौन से एंगल की एग्जैक्टली बात हो रही है। इसीलिए बच्चों जब क्या होता है, एक ही पॉइंट पे ऊपर नीचे एंगल्स बने होते हैं, यानी कि एक एंगल से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है? प्रॉपर अपने मेंशन करना है हमने कि वहां पे ये वाले एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कैसे लिखते हैं बच्चों। अगर मैंने लिखना है एंगल 1 को, मैं दिखाना चाहती हूँ सिर्फ इस एंगल को ही, जिसको मैंने क्या डबल करके लिखा है, मैंने इसको ही रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसका नेमिंग कैसे करूंगी? जो एंगल 1 है उसका नेम क्या होगा? हम क्या करते हैं, जहां से वो जिन जिन के बीच में बन रहा है, जो लाइंस है जिस जिसके बीच में वो बन रहा है, देखो तो ये वाली और ये वाली है ना, तो यहां से शुरू हो जाओ या यहां से हो जाओ, वो आपकी मर्जी है। तो हम लिखेंगे पी ओ आर, तो ये वाले एंगल की बात होगी। तो कैसे लिखेंगे? एंगल पी ओ आर, इस तरीके से हम लिखेंगे। या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो आर ओ पी, वो आपकी मर्जी है कि आपने कहां से शुरू करना, आप लिख सकते हो आर ओ पी। तो मैटर नहीं करता कि आप कहां से शुरू करते हो, लेकिन एक्चुअल जो एंगल होता है वो क्या होता है? सेंटर में जो होता है ना, वही एक्चुअल एंगल को क्या बताता है। तो ये हमें क्या बता रहा है? एक्चुअल एंगल। लेकिन क्लियर हो जाता है कि कौन से एंगल की बात करो, तो इसीलिए हम लोग क्या है, 3 जो चीजें हैं यूज करके हम लोग क्या है, लेटर्स को यूज करके क्या लिखते हैं। इस तरीके से मान लीजिए अगर मैंने एंगल 4 को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं चाहती हूँ कि मैं एंगल 4 को दिखाऊं, तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? यहां से शुरू करो। अब देखो किसके बीच में बन रहा है? ये जो एंगल 4 है ये इस और इसके बीच में बन रहा है, तो कैसे बनेगा? पी ओ एस। तो आप देखो यहां से पी ओ एस, यही है ना, तो इसको हम लिखेंगे पी ओ एस। इस तरीके से आपने क्या नेमिंग करनी है। एंगल एक्चुअल सेंटर वाला एंगल ही होता है। एंगल बनेगा कहां पे? एंगल ओ पे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये O पॉइंट पे ही एंगल बन रहा है, लेकिन क्लियर हो गया कि इस एंगल की ही बात करूँ, इसकी और इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आपने क्या है बच्चों एंगल को क्या लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे चल के इस चैप्टर में हम लोग क्या है क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि एंगल PQS इज इक्वल टू दिस, और पिक्चर बनी होगी तो आपको डायग्राम में से देख के खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एंगल की वैल्यू दी है, कौन सा हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि जो एंगल्स होते हैं वो मेजरली कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने 6 टाइप्स लिखी है जो कि आपको याद होने ही चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली जो टाइप है हमारे पास एंगल की वो कौन सी है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा कोई एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 90 से अगर कोई एंगल छोटा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे कि बच्चों मैंने लिखा 65 डिग्री लिखा, 15 डिग्री लिखा, 50 लिखा, कुछ भी लिखा, तो अगर उसकी वैल्यू क्या 90 से छोटी है तो वो जो एंगल है वो क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल। दूसरी जो टाइप है वो कौन सी है, हमारी राइट एंगल। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो जब भी वर्ड यूज करेंगे राइट एंगल तो आपने समझ आना है कि जो एंगल की वैल्यू वो कितनी दी हुई है, 90 डिग्री। और जो राइट एंगल होता है बच्चों उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर कभी भी आपको इस तरीके से राइट एंगल में क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि एंगल्स कभी दो लाइंस के बीच में बनता है तो उसे हम क्या इस तरीके से कर्व करके थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको एंगल कभी भी इस तरीके से स्क्वायर यानी कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में दिखे तो वो जो हमारा एंगल है वो कौन सा होता है, राइट एंगल। कई बार लिखा नहीं होता, सिंपली ऐसे बना हुआ, तो आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि वो जो एंगल है वो कौन सा हमारा राइट एंगल, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, 90। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो बच्चों, 90 से बड़ी हो, 90 डिग्री से जो बड़ा हो और किससे छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा हो लेकिन 90 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी वैल्यू बीच की जो वैल्यू है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिखा 110 लिखा तो ये हमारा क्या हुआ फिर ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो, 180 के इक्वल हो। तो यहां पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां से एंगल शुरू करा 0 डिग्री से, ठीक है, तो अगर वो इस तरीके से होता हुआ कंप्लीट यहां तक आ जाए तो 180 का एंगल यहां पे बनता है। तो इसलिए क्या होता है, जब 180 का एंगल बनता है तो वो बिल्कुल क्या एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो वाला एंगल जो हमारा क्या हो बच्चों, 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर हमारे एंगल की वैल्यू 180 से 360 के बीच की है तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो आप जितना मर्जी ले सकते हो, सपोज करो कि हमने लिखा 200 डिग्री तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा। ओके, उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का जो होता है कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होती है, 360, यानी कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाफ हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए यहां से क्या जो एंगल है वो बनना शुरू हुआ और यहां से इस तरीके से होता हुआ अगर पूरा इस तरीके से सर्कल बन जाए तो वो जो एंगल है वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको क्या पता होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर बार बार ये वर्ड्स क्या यूज होने हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या मूव करते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, कोई भी ऐसे दो एंगल्स, कोई भी हमारे दो एंगल जिनका जो सम है वो कितना बने, 90 डिग्री। अगर किसी का सम क्या 90 बनेगा तो ऐसे दो एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो अगर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को मैं ऐड करती हूं तो यहां पे मुझे पता है सम यहां पे कितना आ रहा है, 90। तो इसीलिए हमारे पास यहां पे क्या होगा, ये जो 30 डिग्री एंगल है एंड 60 डिग्री एंगल है, ये बच्चों हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने शॉर्ट में लिखा सीए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है, इस तरीके से आपको पहले तो क्वेश्चंस ऐसे ही देखने को मिलेंगे, आपसे पूछेंगे कोई दो एंगल देंगे और आपको बताना होगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना, उनको ऐड करके देख लेना, अगर सम 90 बनता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर नहीं है तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया 75 एंड 25। अगर आपसे पूछा क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपने सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करके देखना है। तो अगर आप ऐड करोगे बच्चों तो यहां पे क्या आएगा, 5 और 5 कितने हो गए, 10, 7, 8, 9, 10, तो यहां पे कितना बन रहा है,
100, यानी कि 100 बन गया। और हमें पता है कि 100 जो है वो क्या 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है, इक्वल डाल के उसमें लाइन कट कर दो, यानी कि ये क्या 90 के इक्वल नहीं है, तो दैट मींस 75 एंड 25 जो एंगल है वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। एक चीज यहाँ पे और बता दूं, अगर कोई दो एंगल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो बच्चों 30 और 60 तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री इज द 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60। ये मैं आपको बता रही हूं क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री और वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा भी सेम पॉसिबल है। क्या लिखा मैंने यहां पे, जब हम लोग बोलते हैं कि कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उसके अंदर ये जो एक एंगल है वो क्या होगा दूसरे का, जिसके साथ उसका सब 90 बन रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि 30 क्या 60 का कॉम्प्लीमेंट है, और 60 भी क्या 30 का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस चीज को आपने याद रखना है, क्योंकि बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि एक एंगल आपको देंगे और वो पूछेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आपने पहली चीज तो ये याद रखना है कि जहां पे भी वर्ड आ गया कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो दूसरा एंगल आपको पता करना है वो उस एंगल के साथ ऐड करने पे सम कितना आना चाहिए, वहां पे 90, यानी कि वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही है, लेकिन जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इसको हम लोग इसका क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रही थी, सपोज करो आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको दिया 40 डिग्री, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो आपको एक एंगल दिया और आपको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट कौन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि कोई ऐसा एंगल जिसको इसके साथ अगर मैं ऐड करूं तो सम क्या बनना चाहिए 90 डिग्री बनना चाहिए। तो यही आपने करना है। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि 40 के अंदर मैं कितना ऐड करूं कि सम 90 बने, तो मैं सीधा भी बता सकती हूँ यहाँ पे कितना आएगा 50, लेकिन आप माइनस करके भी देख सकते हो। 90 में से आपने क्या करना है, 90 में से आप क्या करोगे 40 को माइनस कर दोगे, तो अगर माइनस करोगे तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 5, तो यानी कि कितना आया 50। तो यानी कि 40 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बच्चों कितना हमारा 50। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्या देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर, अभी हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। बिल्कुल सेम जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का किया, सिर्फ फर्क कितना है कि यहाँ पे बच्चों सम कितना बनता था 90 बनता था, यहाँ पे क्या होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका जो सम है वो कितना बनता है 180, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी सारी चीजें क्या होती है सेम है। तो ऐसे कोई दो एंगल्स जिनका सम क्या बने 180 बने, उन्हें हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा 120, एक मैंने लिया 120 का और दूसरा मैंने लिया 60 डिग्री का। तो अगर मैं इन्हें ऐड करती हूँ 120 एंड 60 को, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो सम है वो कितना बनेगा 180। तो दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों क्या होगा, जो 120 डिग्री है एंड 60 डिग्री है, दोनों क्या है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हुआ। और यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो 120 है वो 60 का सप्लीमेंट है, वहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री से वर्ड बनाया था कॉम्प्लीमेंट, यहां पे क्या होगा सप्लीमेंट्री से वर्ड बनेगा सप्लीमेंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे 120 इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 और 60 क्या है सप्लीमेंट है 120 का। तो कैसे लिखेंगे 120 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री और वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, कि जो 60 है वो 120 का सप्लीमेंट है। तो यहां पे भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो आपको क्या कोई दो एंगल्स ही दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है उन्होंने कि 110 डिग्री लिख दिया और दूसरा उन्होंने लिख दिया यहाँ पे 70 डिग्री। तो पूछेंगे कि क्या ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है, तो आपने सिंपली क्या करना है इनको ऐड कर देना है, इनको जोड़ के देख लो। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 180। अगर आप 110 में से 70 क्या है ऐड करोगे तो 7 और 1 कितना होगा 8, तो यहाँ पे सम बनेगा 180। तो अगर 180 है तो यस दोनों जो एंगल्स है वो क्या हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसी तरीके से क्या होता है, अगर आपको दूसरी जो इनकी टाइप देखने को मिलेगी, अगर क्या 180 ना बने तो वो सप्लीमेंट्री फिर नहीं है। दूसरी जो टाइप देखने को मिलेगी सेम वैसे जैसे मैंने यहां पे बताया था, एक एंगल आपको दे देंगे। सपोज करो आपको उन्होंने बोल दिया कि 135 है, 135 का क्या पता करना है सप्लीमेंट एंगल पता करो। एक एंगल दिया उसका सप्लीमेंट बताओ, यानी कि जो इसका सप्लीमेंट होगा वो क्या करेगा इसके साथ अगर ऐड करेंगे तो सम उसका कितना बनना चाहिए 180, क्योंकि सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट तभी आता है अगर दो एंगल्स हमारे क्या सप्लीमेंट है, यानी कि सम उनका 180 बनेगा ही बनेगा। तो आपने सिंपली क्या करना है 135 प्लस डैश लिख के 180 हो गया, तो आप क्या करोगे 180 में से 135 को माइनस करके देख लोगे। तो अगर 180 में से 135 को बच्चों माइनस
माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी करेंगे तो 10 बनेगा, तो 5 आया, यहाँ पे 7 बचा तो कितना आया 4, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 45। तो 45 जो है वो क्या है 135 का क्या है सप्लीमेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमारी एक्सरसाइज जो है 5.1 उसके अंदर इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग क्या देख लेते हैं। तो हमारे पास बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो पता करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एंगल है जो 20 डिग्री के साथ लग के यानी कि 20 डिग्री के साथ जुड़ के क्या बना दे, जो सम है वो कितना कर दे 90। और इसी एंगल को जो 20 के अंदर ऐड करके 90 का सम बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20। यानी कि हमें बस वही एंगल पता करना है कि 20 के अंदर कितना ऐड करेंगे कि सम 90 बन जाए, वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने यहाँ पे करना कैसे है, इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे हम लोग पेपर में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देती हूँ कैसे लिखना है हमने। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पे दे रखा 20 का कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो आप सीधा लिख सकते हो इसको कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू, इसका मतलब बच्चों क्या है, यहाँ पे मैंने निकालना क्या, मैंने निकालना तो यही है ना कि 20 डिग्री के अंदर मैं कितना ऐड करूं कि जो सम है वो 90 बन जाए, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाए और ये वाला इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 70 ऐड करना पड़ेगा। और ये 70 मैंने कैसे निकाला, 90 में से मैंने क्या करा, जो एंगल दिया हुआ तो उसको क्या कर दिया माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू, आपने क्या करना है 90 डिग्री माइनस, हमने माइनस ही करा ना, तो 90 माइनस जो गिवन एंगल है कितना है 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्या जो इसका आंसर है वो क्या निकाल सकते हो। लेकिन ये मैंने रफ काम समझाया, आपने एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना ही लिख के आना है। अगर बाय चांस आपको क्या ये चीज ऐसे दिमाग में नहीं आ रही कि कैसे लिखना है माइनस वगैरह का, तो आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो, एक एंगल आपको 60 दिया हुआ, दूसरा आपको पता करना है, लेकिन मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि यानी कि बच्चों में वो एंगल बताना है जो 63 के साथ जुड़ के सम कितना बना दे 90, वही उसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 63 डिग्री प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा 90। हमें ये चीज तो पता ही है ना कि दोनों का जो सम है 63 मैंने लिखा प्लस यहाँ पे जो एंगल आएगा अगर जुड़ के 90 बन रहा है तो यहाँ पे जो एंगल है वो इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मैंने वही लिखा 63 प्लस इसका हमें पता नहीं है, जिसका नाम पता नहीं है वो हम लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ, किसका पता करना कॉम्प्लीमेंट 63 का इज इक्वल टू क्या बनेगा 90। अब इस चीज की वैल्यू हमें पता करनी है तो ये हमें एज इट इज ही पड़े रहने देंगे यहाँ पे। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल टू 90, इक्वल की जगह पे इक्वल है 90 की जगह पे 90 है, ये जो 63 है इधर प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो ऑटोमेटिक इस तरीके से क्या हमने यहाँ पे माइनस किया था, आप सिंपल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 90 में से 63 को माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 17। तो यानी कि 63 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना हमारा 17। इस तरीके से बच्चों आपने क्या ये निकालना है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 आना था 27, राइट। उसके बाद क्या ये जो थर्ड क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप ट्राई करो, अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में आप कमेंट में मुझे बता सकते हो तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगी। लेकिन बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपने इसको क्वेश्चन को क्या ट्राई करना है। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे क्या 3 एंगल्स दिए हुए हैं, पहले हमने कॉम्प्लीमेंट पता किया था, अब हमने क्या पता करना है सप्लीमेंट। तो हमें ये पता है कि सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब हमारे पास 2 एंगल्स का जो सम है वो बच्चों कितना बनना चाहिए 180। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, 90 कब होना चाहिए और 180 कब होता है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 105 दिया हुआ है, तो हमें इसका क्या पता करना है सप्लीमेंट। यानी कि हम चाहते हैं कि 105 के अंदर हम लोग कौन सा एंगल जोड़े जो इसके साथ जुड़ के जो सम है वो कितना कर दे 180। तो सिंपल सी बात है 180 में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू वो आ जाएगी। तो आप सिंपली लिख सकते हो सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 180 माइनस 105। तो सिंपली इसको क्या माइनस कर लो, माइनस करोगे तो आएगा आंसर 75। तो ये हमारा क्या आंसर है। इसी तरीके से क्या सेकंड क्वेश्चन 87 दिया, सपोज करो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये आपने क्या खुद से ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है 154 एंगल दिया हुआ, तो आपने पता करना, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 154 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे
180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो इसको बस क्या माइनस कर दो सिंपली। तो माइनस करोगे तो इसको क्या मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 180 में से 154 को माइनस कर लेते तो कैरी करेंगे तो 10 बनेगा, तो 6 बना, यहाँ पे बचे 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 यानी कि 26। तो आंसर बच्चों कितना है 26 डिग्री। तो ये जो 26 है ये क्या 154 का क्या है सप्लीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई which of the following pairs of the angles are complementary and which are the supplementary। तो हमें क्या है बच्चों नीचे कुछ एंगल्स के पेयर दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। तो यहाँ पे बस क्या है सिंपल सम ही करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का कितना होता है। तो एक के अंदर होता है 90, एक के अंदर होता है 180, लेकिन फिर से वही बात की कंफ्यूजन तो क्रिएट हो जाती है, एग्जाम के अंदर नहीं याद रहता। तो इसको याद करने की मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ कैसे याद कर सकते हो। देखो दो है हमारे पास, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम बनता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम बनता है बच्चों 180 डिग्री। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो s से क्या 8 बन सकता है ना, तो जिसके अंदर क्या s से 8 बनेगा यानी कि वो 180 वाला है। तो इस तरीके से आप क्या थोड़ा याद कर सकते हो कि सप्लीमेंट्री के अंदर सम होता है 180 और दूसरा कौन सा होगा 90। तो चलिए यहाँ पे क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं लाइन लगा के इधर लिख रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं 65 एंड 105 डिग्री। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी एंगल दिया हुआ है दोनों का क्या कर देना है सम करना है। तो यहाँ पे दोनों को बच्चों ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद कितना बनेगा 5 और 5 कितना बना 10, 1 कैरी हो गया 6, 7 और 8 और ये आ गया 1, तो ये सम कितना बना 180। तो एग्जाम के अंदर आपने प्रॉपर कैसे लिखना है मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। पहले आपने सम लिखना जो भी बनेगा, फिर आप लिखोगे यहाँ पे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज, जितना भी आपका आ रहा है 180 आ रहा है तो 180, 90 है तो 90, देयरफॉर 65 एंड 115 डिग्री आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओ ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे आपने पूरा लिखना आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बस आपने क्या लिखना है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। मान लीजिए हमने क्या सेकंड क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 63 एंड दूसरा कितना दिया हुआ है 27। बस आपने सिंपली दोनों को क्या कर देना, सबसे पहले तो ऐड कर देना है। तो 7 और 3 कितने बनेंगे 10, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 6 और 2 8 और 9, तो यहाँ पे सम कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो सेम लाइन आपने फिर से लिखनी है, सिंस सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री, देयरफॉर कौन कौन से दो एंगल हमें दिए हुए हैं 63 एंड 27 डिग्री आर द, तो जिसका सम 90 बने उसे हम बच्चों क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से आपने क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखोगे, मैं फोर्थ ट्राई करवा देती हूँ आपको यहाँ पे। तो फिर से क्या दिया हुआ है 130 एंड 50, ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 130 और 50 बन जाएंगे बच्चों 180 डिग्री। फिर से सेम वही लाइन लिखनी है, सिंस द सम ऑफ एंगल्स 180 देयरफॉर 130 डिग्री एंड 50 डिग्री आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारे जो है एंगल्स है दोनों, ये क्या हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ की बात करें तो 45 प्लस 45 दोनों क्या है 45 दे रखे हैं, तो ऐड करोगे तो हमें पता ही है 45 कितने होते हैं 90 डिग्री। तो यानी कि ये हमारे कौन से हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी आपने क्या ट्राई करना है, वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है 80 प्लस 10 कितने बनेंगे 90, और सम जिनका 90 आता है वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बस इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें क्या है एक ऐसा एंगल पता करना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री के क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे क्या होता है आप सिंपल सा आइडिया लगा सकते हो। देखो कोई कौन से ऐसे दो एंगल है जो सेम होंगे यहाँ पे और सम कितना बनना चाहिए 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो जिन बच्चों को तो पता चल गया वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिनका दिमाग में फटाफट से आंसर आ गया कि कौन से ऐसे दो एंगल है सेम जिनका ऐड करूँ तो 90 बन जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या पेपर के अंदर पूरा कैसे लिख के आएंगे वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने बच्चों क्या करना है, मैं फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रही हूँ पहले। तो हम क्या लिखेंगे, उन्होंने पूछा फाइंड द एंगल, जो चीज फाइंड करनी है ना उसी को पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द एंगल, मान लीजिए जो एंगल हमें पता करना है, लेट द एंगल इज इक्वल टू क्या है एक्स, वो हमने x अज्यूम कर लिया। तो यानी कि x हमारा एक ऐसा एंगल है विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, यानी कि जिसके साथ जुड़ के ये 90 डिग्री का सम बनाने वाला उसी के इक्वल है। तो यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फिर x ही होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के क्या इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फिर कॉमा लगा के आप लिख सकते हो कि इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब x का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी फिर क्या होगा, x, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। अगर आप ये चीज जो है यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल लिख सकते हो लेट द एंगल इज इक्वल टू x एंड लगा के यहाँ पे इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x और ब्रैकेट में आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको जैसा ठीक लग रहा है आप वहां पे लिख सकते हो, वैसे ये ज्यादा ठीक लग रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, अब हमारे पास बच्चों क्या है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, तो यानी कि इनका जो सम है वो फिर कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए ना। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, 90 डिग्री। ब्रैकेट में हम लोग रीजन भी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तभी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बने हैं ना ये, तो यहाँ पे आप रीजन भी दे दोगे। तो यहाँ पे क्या आप सम कर लो। अब देखो बच्चों जिनको इस तरीके के ऐड नहीं करना था, सिंपली मैथमेटिक्स में हमें 5 + 4 लिखा बच्चे कर लेते हैं। अब जिनको ये चीज नहीं पता, पहली चीज तो यह कि किसी के अगर आगे कुछ भी नहीं लगा होता ना तो उसका मतलब उसके आगे कितना लगा हुआ है, 1। ये आपने खुद समझना है। अगर किसी के आगे कुछ और लगा तो वो आपको ऑलरेडी लिख के दिया होगा, जैसे कि 2x है, 4x है, तो मुझे दिख रहा है 4x के आगे 4 लगा हुआ है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लगा तो दैट मीन वहां पे कितना होता है, 1। तो ये भी 1x है और ये भी कितना है, 1x है। जब हम लोग क्या इनको ऐड करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू ना वो ऐड होती है, x के अंदर x ऐड होके कुछ और नहीं बनेगा, x की जगह x ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 1 + 1 कितना बना, 2, और 2 के साथ ये जो x है वो एज इट इज आ जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू, इनको हमने ऐड कर दिया, इक्वल की जगह पे इक्वल है, 90 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 90। अब ये देखो यहाँ पे है बच्चों 2x है, तो 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब है कि 2 और x जो है ना वो दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। तो जब भी हमारे पास कोई मैथ्स के अंदर कोई दो चीजें, कब दो चीजें भी कौन सी, एक होता है हमारा वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी होगा एबीसी में से, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, नंबर। जब भी एक नंबर और कोई भी हमारा जो वेरिएबल है वो एक साथ लिखे हो तो यानी कि दोनों के बीच में जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है, हमारा मल्टीप्लाई का होता है। तो ये आपने खुद अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में, तो अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में हो तो इक्वल के उधर जाके बच्चों वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, x रह जाएगा, इक्वल की जगह पे इक्वल है, 90 की जगह पे 90 है। अभी ये जो 2 है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड का मतलब वो बटे में नीचे आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 90 को अंदर रख के अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 4 जा कितने होते हैं, 8, यहाँ पे बचेगा 10, 2 5 जा 10, यानी कि आंसर कितना आया, 45। तो इसको कट करके हम लिख देंगे 45। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 45, यानी कि वो एंगल जो हमें पता करना था वो एंगल कौन सा, 45 है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, अब देखो 45 है, इसका ये अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 है। तो हमें पता 45 कितने बनते हैं, 90, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की जगह पे सप्लीमेंट आ गया, हमने क्या सब कुछ सेम ही करना है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या करना है, जहां पे हमने 90 लिखा है ना वहां पे हमने सिर्फ क्या कर देना है, 180। बाकी सारी चीज हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे जहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा है अब वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, सप्लीमेंट। तो हमने 5th क्वेश्चन का अगर आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सेम वही मानेंगे, लेट द एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स सप्लीमेंट। पहले हमने कॉम्प्लीमेंट बोला था, अब क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट, वो भी क्या है, एक्स। और अगर क्या सप्लीमेंट है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो रहा है। तो रीजन क्या लिखा हमने, किसका रीजन लिखा है, क्योंकि एक एंगल x था उसका सप्लीमेंट्री भी x है, तो x प्लस x दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना बनना चाहिए, 180। ऐसे से मैंने याद करवाया ना, ऐसे 8 बनेगा तो 180 वाला सम बनेगा। ब्रैकेट में लिख दो सप्लीमेंट्री एंगल, फिर से वही चीज है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, 1 और 1 2, साथ में आ जाएगा x, इक्वल की जगह पे इक्वल है, 180 की जगह पे 180 एज इट इज लिख दो। अब 2 के साथ 2 और x मल्टीप्लाई में, तो x यही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू में पता करनी है। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो आप 180 को अंदर के 2 से डिवाइड कर लेना, तो आंसर आएगा 90। यानी कि हमारा जो एंगल है 90 डिग्री का ऐसा एंगल है जिसका जो सप्लीमेंट है वो भी उसी के इक्वल है, यानी कि 90 + 90 हम करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है ना। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल है और इनका सम कितना बनता है, 180। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या दोनों क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही ईजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ये फिगर बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है, एंगल 1 और 2 दोनों हमें क्या दिए हुए हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि एंगल 1
प्लस एंगल 2 का जो सम है वो कितना बनेगा 180। ऐसे क्या बनेगा 8, यानी कि सप्लीमेंट्री वाला सम 180। उसके बाद क्या दे रखा है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, कि अगर एंगल 1 को कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन द एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर एंगल 1 जो है उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाए तो एंगल 2 पे क्या चेंज आएगा एंगल 2 के अंदर, कि ये दोनों एंगल जो है ना फिर भी क्या रहे हमारे सप्लीमेंट्री रहने चाहिए, यानी कि जो दोनों का सम है वो कितना रहना चाहिए 180 ही रहना चाहिए। तो ये कैसे होगा, अगर हम बच्चों इसको डायग्राम के वे से देखें तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है ना ऐसे, अगर हम इस, ये देखो यहाँ पे क्या ये 1 एंगल ना, हमारा एंगल 1 है, तो अगर इस लाइन को मैं क्या इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो जो एंगल 1 है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने इस लाइन को क्या है, ब्लैक वाली ये वाली जो लाइन है इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो अब जो एंगल 1 है वो सिर्फ कितना रह गया, इतना रह गया, मतलब छोटा हो गया पहले से, पहले इसकी वैल्यू ज्यादा थी अब छोटी हो गया है। लेकिन सेम टाइम पे हमारा जो एंगल 2 है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। अब एंगल 2 क्या हो गया, इतना हो गया। जितना ज्यादा आप एंगल 1 को छोटा करते जाओगे उतना ही एंगल 2 क्या है साइमल्टेनियसली उतना ही क्या है बढ़ता जाएगा, सो दैट जो दोनों का सम है वो कितना रहे 180। तो डायग्राम से भी आप बता सकते हो कि एंगल 2 के अंदर क्या चेंज आएगा, एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब एंगल 1 डिक्रीज होगा। अगर आपको क्या ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको आप क्या इस तरीके से देख सकते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कि दो एंगल है 1 और 2 का सम कितना 180 है। अब सपोज करो मैंने कुछ वैल्यू ज्यूम कर ली, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 100 प्लस मैंने लिख दिया 80, इसका सम कितना बन रहा है 180, कोई भी दो वैल्यू ज्यूम कर ली। अब मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, एंगल 1 की वैल्यू को डिक्रीज कर रही हूँ, तो 100 की जगह पे सपोज करो मैंने 90 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं कि सम मेरा स्टिल 180 ही रहना चाहिए। तो मुझे क्लियर है कि यहाँ पे मैंने अगर डिक्रीज किया तो यहाँ पे मुझे वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी ना। तो 80 की जगह पे अगर मैं 90 करूंगी तो ही 90 कितना बनेगा 180 बनेगा। और करके देख लो आप, 90 की जगह पे अगर आपने क्या 70 किया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो दूसरा एंगल आएगा उसके साथ कौन सी यहाँ पे वैल्यू आएगी कि सम फिर 180 रहे, तो वैल्यू क्या फिर से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा 110। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं क्या इस एंगल की वैल्यू को डिक्रीज करती जा रही हूँ, साथ वाले एंगल की वैल्यू क्या इंक्रीज होती जाएगी, सो दैट सम कितना बने 180। तो वही हमने क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, ठीक है, तो कॉमा लगा के लिखेंगे, then angle 2 will be increased, angle 2 will be increased। तो हमारा जो angle 2 होगा वो क्या होगा, increased होगा, so that both the angles still remain सप्लीमेंट्री। तो ये लाइन आप आगे लिख सकते हो, तो ये हमने आंसर लिखना है। उसके बाद हमारे पास बच्चों का 7th जो क्वेश्चन है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, उन्होंने पूछा है क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, यानी कि दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। इफ बोथ ऑफ देम आर, पहली कंडीशन क्या दे रखी है एक्यूट, तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है, और यहीं पे इनका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो मैं ब्लैक पेन से ब्लैक मार्कर से कर रही हूँ, ब्लू वाला इतना चल नहीं रहा डार्क। तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन के अंदर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या एक्यूट एंगल, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, कोई भी ऐसा एंगल बच्चों जो 90 से क्या होता है छोटा होता है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 से क्या होता है छोटा होता है। ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो सपोज करो मैंने सबसे बड़ा एक्यूट एंगल ले लिया, 90 से छोटा फिर कौन सा होगा 89 ही होगा ना। तो सपोज करो मैंने क्या सबसे बड़ा एक्यूट एंगल लिया है, तो वो कौन सा होगा 90। तो अगर मैं दो एक्यूट एंगल्स लूं, मैंने क्या 90 नहीं सॉरी 89 और 89 का सम करूं, तो आप देख सकते हो 89 के अंदर 89 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 178। तो दोनों का सम कितना आ रहा है 178, जो कि क्या 180 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या सप्लीमेंट्री तो कब होगा, जब दोनों एंगल्स का सम 180 बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़े एक्यूट एंगल भी अगर मैं ले रही हूँ तो उनका सम भी क्या 178 ही बन रहा है। इसके अलावा जो एक्यूट एंगल है वो छोटे ही होंगे, 89 से फिर क्या 88 फिर 87, तो उनका सम तो ऑब्वियसली क्या और छोटा होता जाएगा ना। तो दैट मींस नो, कभी भी दो एक्यूट एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। क्यों, बिकॉज sum of two acute angles is always less than 180, क्योंकि दो एक्यूट एंगल्स का सम बच्चों हमेशा क्या होता है 180 से छोटा होता है, इसीलिए वो कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर 180 के इक्वल आएंगे तो ही होगा। सेकंड हमारे पास क्या ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जो क्या होते हैं बच्चों हमारे
90 डिग्री से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन 180 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच वाले जो एंगल्स होते हैं दैट इज दी ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे आप क्या सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल हम अज्यूम करके चल लेते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे 91 लिया, तो अगर मैं क्या कोई भी दो ऑब्ट्यूज एंगल ले रही हूँ, आप अनइक्वल भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने क्या 91 और 92 ले लिया, लेकिन मैं पहले सबसे छोटे को ऐड करके देख रही हूँ। तो 91 92 को 91 और 91 को ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, 9 और 9 कितने होंगे 18। तो आप देख रहे हो कि सबसे छोटे अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल को ऐड कर रही हूँ ना मैं, तो सम कितना आ रहा है 182, जो कि 180 से क्या है, बड़ा है, यानी कि वो 180 के इक्वल तो नहीं है ना। इसके अलावा अगर जितनी बड़ी वैल्यू हम लोग आगे आगे लेते जाएंगे 90 से अबव, उतना ही सम क्या है 182 से बढ़ता जाएगा। दैट मींस वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम हमेशा बच्चों क्या होता है 180 से बड़ा ही होगा, उनके इक्वल कभी नहीं आ सकता। तो यहां पे हम लिखेंगे इसका आंसर भी क्या आएगा, नो, बिकॉज sum of two obtuse angle is always greater than 90। तो यहां पे क्या लिखेंगे, greater than 90। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। अब थर्ड की बात देखें तो यहाँ पे क्या बोला, राइट एंगल्स, यानी कि दो राइट एंगल्स होने चाहिए। तो राइट एंगल मैंने क्या बताया था, राइट एंगल कौन से होता है जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू बच्चों कितनी होती है 90 डिग्री। तो अगर मैं दो राइट एंगल लूं 90 और 90 को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे पता है कितना आएगा 180 बनेगा। तो डेफिनेटली जिसका सम 180 बनेगा वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यानी कि यस, इसमें क्या होगा, जो सम है वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दोनों बनेंगे। तो हम लिख देंगे कि यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180, देयरफॉर दे बोथ दीज एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कि हमें क्या कोई एक एंगल दिया जो कि 45 से क्या बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहे हैं क्या होगा, ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो हमें बताना है कि बच्चों कोई एक एंगल आपको क्या दिया हुआ है, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का अगर आ रहा है तो यानी कि वो जो दो एंगल्स है उनका सम क्या बनेगा, उनका सम बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है। तो यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक एंगल जो हमें दिया हुआ वो उन्होंने बोल दिया कि 45 से बड़ा ही है। तो 45 से बड़ा कौन सा होगा, फिर 46 होगा, उसके आगे 47 48 चलते जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक एंगल तो हमें पता चल गया, एक एंगल की 45 से बड़ा है, तो मैंने सबसे छोटा उससे बड़ा ले लिया जो कि क्या है हमारा 46 है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर ऐड करें कि जो टोटल सम है वो क्या आ जाए 90 आ जाए। तो ये हमने पहले भी किया कि हमें पता ऑब्वियस सी बात है कि 90 में से हम क्या करेंगे 46 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा 8 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 44। यानी कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या 45 से छोटी है, बड़ी है या 45 के इक्वल है। तो ये हमें पता है कि 44 क्या लेस देन 45। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी जगह पे मैंने कुछ और बढ़ा दिया। मान लीजिए 45 से बड़ा एंगल मैंने लिया 50, तो 50 के साथ मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि सम मेरा 90 बन जाए। तो फिर से वही चीज है, 90 में से 50 को माइनस करोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 40। यानी कि जितना वैल्यू आप यहाँ पे क्या 45 से जितनी बड़ी वैल्यू लेते जाओगे हमेशा यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 45 से लेस ही होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बस हमने आंसर में लिखना है कि वो क्या होगा लेस देन द 45। सो बस इसका जो सॉल्यूशन है सिंपली हम क्या लिखेंगे कि इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप ऐसे लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल of an angle greater than 45 degree is always क्या होगा, always less than 45। वो हमेशा क्या होगा 45 से छोटा ही होगा अगर आप एक एंगल 45 से बड़ा ले रहे हो। तो इस तरीके से आपने इसका क्या आंसर लिखना है। तो ये थे बच्चों हमारे जो एक्सरसाइज है 5.1 उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो सारे क्वेश्चंस है मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो आपको क्या मैं अपने सेकंड वीडियो के अंदर करवाऊंगी। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्या अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर पूछे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारी जो क्वेरीज है उसको सोल्व कर पाऊं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो इस वीडियो का पार्ट 2 का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।